हेलो क्लास एट्थ, वी आर डूइंग द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बायोलॉजी फूड प्रोडक्शन। इसमें हम फर्स्ट 3 लेक्चर्स कर चुके हैं। आई होप आपने वो देखे होंगे। उसमें कोई अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। आई डेफिनेटली ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। नाउ इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, दिस इज गोइंग टू बी योर 4th लेक्चर, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री टर्म शायद आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। ये एक ऐसा साइंस है दैट डील्स विद द फीडिंग, शेल्टर, मतलब जैसे हम अपने ह्यूमन बींग्स की बात करें ना कि रोटी कपड़ा मकान की, आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और कहाँ रहते हैं। फिर उसके बाद आजकल के सिनेरियो, करंट सिनेरियो की बात करें तो वी ऑल्सो इंक्लूड अ प्रोफेशंस इन दैट पर्टिकुलर क्राइटेरिया। तो यहाँ पे ये जो एनिमल्स की बात करें तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फीडिंग ऑफ एनिमल्स, द शेल्टर ऑफ एनिमल्स, मतलब कहाँ उनको रखा जाए कि ताकि उनको प्रॉपर एक हेल्दी लिविंग एनवायरनमेंट मिले। देन देयर हेल्थ कंडीशंस, उनको कोई हेल्थ इश्यूज ना है। एंड ब्रीडिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रीडिंग भी उसमें इन्वॉल्व है कि किस ब्रीडिंग मीन्स रिप्रोडक्शन की हम आर्टिफिशियल टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं इसमें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेटर क्वालिटी ऑफ एनिमल्स प्रोड्यूस कर सकें, ताकि हम जो एनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं उनकी भी क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी हो। तो वो बायोलॉजी की वो ब्रांच जो इन सब फैक्टर्स के साथ डील करती है, या जिस ब्रांच के अंदर हम इन सारे फैक्टर्स को पढ़ते हैं, वी कॉल इट एज एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री जो ये ब्रांच है बायोलॉजी की, दैट डील्स विद ऑल दीज इश्यूज। नाउ domestication of animals has been going on for टाइम्स इमेमोरियल, मतलब बहुत पहले से आदमी अपनी कंपनी के लिए या अपनी पर्सनल यूज़ के लिए एनिमल्स को अपने साथ रखता है ना। दो चीज़ें हैं, एक तो हो गई कि अ पर्सन इज़ फीलिंग लोनली, तो वो अपने साथ कुछ एनिमल्स या 1 एनिमल या 2 एनिमल और मे बी आई डोंट नो, जैसी भी उस बंदे की कैपेसिटी है, जितना उसका पैशन है, वो एनिमल्स को अपने साथ रखते हैं एज द कंपेनियंस। तो वो एक अलग चीज़ है, उसको हम एनिमल हस्बेंड्री में नहीं इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो जो एनिमल्स हैं जिनको कि डोमेस्टिकेट किया जाता है अपने पर्सनल कंपेनियनशिप के लिए, उनको हम पेट्स बोलते हैं, राइट। दे आर रेफर टू एज पेट्स। लेकिन जो एनिमल्स ऐसे हैं जो कि हम अपने प्रोफेशनली या पैसे कमाने के लिए या एज अ प्रोफेशन जिनका डोमेस्टिकेशन करते हैं, जिनको रखते हैं, चाहे आप वो कैटल ब्रीडिंग कर लो डेयरी फार्मिंग के लिए, या फिर आप पोल्ट्री को रेज कर रहे हो, हेन्स को एग्स सेल कर रहे हैं, या आप मीट सेल कर रहे हैं, या आप और फिजिकल वर्क के लिए बुल्स को रख रहे हैं, आपके एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहे हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए अगर आप एनिमल्स को रख रहे हैं तो हम ऐसे एनिमल्स को लाइव स्टॉक बोलते हैं। ओके, सो सच एनिमल्स आर रेफर टू एज लाइव स्टॉक, और जिनको हम अपने घर में रखते हैं अपने पर्सनल कंपेनियनशिप के लिए, उनको हम पेट्स बोलते हैं। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। सारी टर्म्स आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अब देखो आपकी बुक में यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ सेंटेंस दे रखा है, एक देखिए, द कीपिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एंड दीज एनिमल्स आर रेफर टू एज डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स सारे हैं, लेकिन इन डोमेस्टिकेशन में अगर हम इसको डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को अगर हम कमर्शियल पर्पज के लिए यूज़ करते हैं तो फिर वो कहलाते हैं लाइव स्टॉक। ओके, और अगर हम उनको कंपेनियनशिप के लिए यूज़ करें देन दे आर रेफर टू एज पेट्स। इसमें कौन कौन से एनिमल्स इंक्लूडेड हैं? काउज, बफलोज, बुलक्स, शीप, गोट्स, पिग्स, कैमल्स, हॉर्सेस, डोंकीज एंड हेन। तो ये सारे एनिमल्स इस कैटेगरी में आते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन दे रखी है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए दिमाग में, ये सारी टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको नेम द फॉलोइंग आता है ना, उसमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, या चूज द करेक्ट ऑप्शन, टिक द करेक्ट ऑप्शन में भी बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वाला ऑप्शन सही है। सो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दीज टर्म्स। नाउ अब ऑन द बेसिस ऑफ द यूटिलिटी, कि हमारे लिए यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस, कि ये एनिमल्स हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं, सारे के सारे डोमेस्टिक एनिमल्स को 5 बेसिक ग्रुप्स में डिवाइड किया है एज पर योर बुक। हम जो भी चीज़ कर रहे हैं हम ये आपके सिलेबस के हिसाब से करें। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर टॉपिक से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड भी हैं, लेकिन वी आर स्ट्रिक्टली एडहरिंग टू योर सिलेबस, वी आर नॉट गोइंग इन टू अदर डिटेल्स। तो इसका मतलब ये नहीं
नहीं है कि दुनिया यहीं ख़त्म हो जाती है, ये टॉपिक यहीं ख़त्म है। कई बार कुछ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि है ना, दिस इज़ गोइंग टू बी अ रिकॉर्डेड क्लास फॉर यू। आप उसके में से लाइव क्वेश्चंस तो नहीं पूछ पाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से यूजुअली पूछते हैं कि भाई ऐसा और भी तो हो सकता है, तो हाँ होता है, और बहुत सारे हम और ग्रुप्स भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम अभी आपके सिलेबस में जो इंक्लूडेड है सिर्फ उसी को रेफर करें, ठीक है। सो वी आर गोइंग स्ट्रिक्टली एज पर योर सिलेबस. So basically we are going to study about these 5 groups only. First is milk yielding animals. Milk yielding animals के लिए हम एक और टर्म यूज़ करते हैं, इसको याद रखिएगा। ये नेम द फॉलोइंग या जो भी ऐसे कभी कई बार आती है, किसी भी फॉर्मेट में आ सकती है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकती है। इनको हम बोलते हैं मिल्च एनिमल्स। जो मिल्क गिविंग एनिमल्स हैं, या जो एनिमल्स हमें दूध देते हैं, या जिनसे हम दूध लेते हैं, या जिनका हम दूध पीते हैं, वी कॉल दीज एनिमल्स एज मिल्च एनिमल्स, MILCH। वी रेफर टू देम एज मिल्च एनिमल्स। ये टर्म याद रखिएगा। तो इसके अंदर क्या आ गई यूजुअली, तो जो नॉर्मली मिल्च एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, दे आर काउज, बफलोज एंड गोट्स। देन मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल्स, जिनका मीट कंज्यूम होता है नॉर्मली और एग्स यूज होते हैं, तो दैट इज गोट, शीप, पोल्ट्री। पोल्ट्री में आपके फाउल, डक, टर्की, 3 तरह की बर्ड्स आती हैं, पोल्ट्री बर्ड्स जो हैं, एंड फिश। देन वी ऑल्सो यूज द एनिमल्स फॉर देयर फाइबर्स एंड देयर स्किन। लेदर प्रोड्यूस होता है ना, तो फाइबर एंड स्किन यील्डिंग एनिमल्स या लेदर प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, तो उसको शीप, गोट, काउ, बफलोज, कैमल एंड हॉर्स। देन ड्रॉट एनिमल्स, अनदर टर्म, जो कि आपने अभी ड्रॉट का मतलब आपने अभी तक क्या पढ़ा है कि सूखा पड़ता है, कहीं पे पानी की कमी हो जाती है, तो उसको हम ड्रॉट बोलते हैं। नाउ ड्रॉट एनिमल्स क्या होते हैं? द एनिमल्स विच आर स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर लेबर वर्क, जिनको कि हम और किसी काम के लिए नहीं यूज़ करते हैं, सिर्फ उनसे मेहनत करवाते हैं, लेबर करवाते हैं, लोड कैरी करवाते हैं, उन एनिमल्स को हम ड्रॉट एनिमल्स बोलते हैं। ओके, स्पेलिंग इज सेम, DRAUGHT, ड्रॉट एनिमल्स। इनको आप वर्किंग एनिमल्स या लोड कैरिंग एनिमल्स भी कह सकते हैं। इस कैटेगरी में क्या जाते हैं? हॉर्सेस, डोंकीज, म्यूल्स, कैमल्स, बुलक्स। देन लास्ट कैटेगरी इज एनिमल यील्डिंग अदर प्रोडक्ट्स। ये सारे हमारे बेसिक यूजेस हो गए। इसके अलावा भी कोई प्रोडक्ट्स अगर हमें एनिमल से मिल रहे हैं तो वो एक हमारी सेपरेट कैटेगरी होगी। इसमें देखो कौन से हैं? हनी बी, हनी देती है, सिल्क मॉथ, सिल्क मिलती है जिससे, और लाख का इंसेक्ट होता है, लाख की जो चूड़ियाँ बनती हैं, लाख के डेकोरेटिव आइटम्स बनते हैं, उसको हम इंग्लिश में लाख बोलते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम एन इंसेक्ट, दैट इज लाख इंसेक्ट, उसकी भी रेयरिंग होती है। तो ये सब भी हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो अब हम एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट वाज रिगार्डिंग मिल्च एनिमल्स। तो अब हम सबसे पहले मिल्क यील्डिंग एनिमल्स या मिल्च एनिमल्स की बात कर रहे हैं। मिल्च एनिमल्स कौन कौन से हैं? काउज, बफलोज, गोट्स एंड कैमल। इनका यूजुअली मिल्क कंज्यूम होता है नॉर्मल लाइफ में। ओके, अब काऊ के मिल्क की क्या क्वालिटीज़ हैं? काऊ का मिल्क जो होता है, हम कहते हैं कि छोटे बच्चों को देना चाहिए बिकॉज इट इज़ ईजिली डाइजेस्टेबल, उसमें फैट कंटेंट कम होता है एज कम्पेयर टू बफलोज मिल्क। काउज मिल्क में जो फैट कंटेंट है दैट इज़ 50% ऑफ बफलोज मिल्क। जितना बफलोज मिल्क में अराउंड इट इज़ 5 to 6% और इवन मोर देन 6% फैट भी होती है। काउ में अराउंड 3%, 2 to 3% होती है। तो दैट इज़ ईजीली टू डाइजेस्ट, मतलब ईजीली डाइजेस्ट हो जाता है, नरिशिंग होता है, एंड इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एनर्जी। मतलब ये कहा जाता है कि काउस के मिल्क से आपको बच्चे को थोड़ा सा ज़्यादा वो एक्टिव हो जाता है और डाइजेस्ट, क्योंकि ना वो डाइजेस्ट ईजिली हो जाता है इसलिए। द मिल्क ऑफ बफलोज कंटेन्स मोर फैट देन काउज मिल्क। गोट का जो मिल्क है वो भी बहुत न्यूट्रिशियस होता है, बट यूजुअली उसको कंज्यूम नहीं करते हैं, क्योंकि ना एक तो क्वांटिटी कम होती है। एक गोट आपको कितना मिल्क दे सकती है? बहुत कम दूध देती है। गाय का और भैंस का दूध ज़्यादा क्वांटिटी में हमें मिल जाता है, तो इसलिए गोट का मिल्क इतना प्रेफर नहीं किया जाता। उसके अलावा उसमें थोड़ी सी स्मेल होती है, शायद लोग इसलिए उसको प्रेफर नहीं करते हैं। अदरवाइज गोट मिल्क जो है इट इज़ मच मोर न्यूट्रिशियस, नरिशियस एंड ईजी टू डाइजेस्ट एज कम्पेयर टू द काउज एंड बफलोज मिल्क, बट प्रोडक्शन इज़ वेरी लेस। उसका दूध जो होता है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू काउज एंड बफलोज। तो हमारी कंट्री में जो मेन सोर्स है मिल्क का दैट इज़ बफलोज। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए, यहाँ पे आपकी बुक में आई डोंट नो दे रखा है कि नहीं दे रखा है, कि इंडिया इज़ द बिगेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होता है, एंड दैट इज़ ऑल थैंक्स टू एक साइंटिस्ट है हमारे, ही इज़ नो मोर, डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन।
जिन्होंने कि अमूल को एस्टैब्लिश किया था। अमूल जो ब्रांड है दैट वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यू टू हिज एफर्ट्स इन गुजरात। गुजरात में ये बहुत अच्छा सा एक मूवमेंट चलाया गया था ताकि जो वहाँ की लोकल्स थे वो बहुत पुअर थे और वो दूध उनकी जो कैटल थी वो दूध तो प्रोड्यूस कर रही थी लेकिन उनको उस मिल्क की ना सही रेट्स नहीं मिलते थे, तो उसको प्रॉपर रेट्स उनको मिले और वो मिल्क जो है उनका ख़राब ना हो, क्योंकि वो गांव में है, गांव से शहर तक जब तक दूध पहुंचेगा तब तक वो ख़राब हो जाता था। और गुजरात की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो थोड़ी सी हॉट हैं, तो उस वजह से दूध का बहुत नुकसान होता था। तो वर्गीस कुरियन वॉज द मैन हु टुक अप दिस चैलेंज एंड उन्होंने अमूल का सेटअप किया। एनडीडीबी जो एक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, ये इंडिया की एक बहुत बड़ी क्या कहूँगी कि एक इंस्टीट्यूशन है जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करता है, डेयरी प्रोडक्ट्स की रिसर्च को सपोर्ट करता है और उसमें नए नए आप कैसे और ज़्यादा ब्रीड्स में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कैटल की, वो सब चीज़ें एनडीडीबी के थ्रू होती हैं। तो वर्गीस कुरियन को हम मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं और इन्होंने जो रिसर्च की थी जिसकी वजह से हमारी कंट्री जो है मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 आ गई है, तो उसको हम बोलते हैं वाइट रेवोल्यूशन। अभी आपने पढ़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन लास्ट लेक्चर में, जिसकी वजह से हमारी कंट्री व्हीट प्रोडक्शन में नंबर 2 पर है दुनिया में आज भी। चाइना इज़ नंबर 1 इन राइस एंड व्हीट प्रोडक्शन एंड इन बोथ दीज क्रॉप्स इंडिया इज़ नंबर 2, राइस भी और व्हीट भी। तो वो भी वो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से था, यहाँ पे ये वाइट रेवोल्यूशन की वजह से इंडिया इज़ नंबर 1 इन द मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। ओके, नाउ ब्रीड्स ऑफ कैटल, ये शायद आपकी बुक में आगे दे रखा है लेकिन इतना डिटेल नहीं होगा, ठीक है। ब्रीड्स ऑफ कैटल में अब सबसे पहले हम काउज की ब्रीड पढ़ेंगे, फिर हम बफलोज की ब्रीड्स पे जाएंगे। तो काउज की जो सबसे पहले हैं, दे आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। मिल्च ब्रीड्स हैं, देन ड्रॉट ब्रीड्स हैं और उसके बाद ड्यूअल पर्पस। मिल्च ब्रीड वो हो गई जो कि सिर्फ दूध देती हैं, ड्रॉट वो हो गई जो कि सिर्फ जिसको हम प्लाइंग के लिए यूज़ करेंगे, खेती बाड़ी के लिए यूज़ करेंगे या लोड कैरिंग के लिए यूज़ करेंगे। ड्यूअल पर्पस ब्रीड वो हो गई जिनको हम दोनों कामों के लिए यूज़ करेंगे, मतलब फीमेल्स को हम मिल्क यील्डिंग के लिए यूज़ करेंगे और जो मेल मेंबर हैं उस ब्रीड के उनको हम लोड कैरिंग या प्लाइंग के लिए यूज़ करेंगे अपने फील्ड्स में। तो मिल्च ब्रीड्स जो हैं दे आर हाई मिल्क यील्डिंग काउ। इनकी जो मिल्क, क्योंकि मिल्च ब्रीड इसीलिए बोल रहे हैं हम कि बहुत ज़्यादा दूध प्रोड्यूस कर रही हैं, तभी तो मिल्च ब्रीड कह रहे हैं हम इनको। तो दीज आर हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग काउज और इनकी एग्जाम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, लिख के याद कर लीजिएगा, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर दीज नेम्स। तो एग्जाम्पल हो गए साहिवाल, गिर एंड रेड सिंधी। ये 3 जो हैं ये वैरायटी हैं, ब्रीड्स हैं काउज की। बफलोज और काउज की ब्रीड्स में कंफ्यूज नहीं होना, ये काउज के इनको याद कर लेना, साहिवाल, गिर और रेड सिंधी। इसके बाद ड्रॉट ब्रीड्स क्या हैं, जो कि सिर्फ प्लॉइंग एंड बुलक कार्ट्स को खींचने के लिए, मतलब बैलगाड़ी में यूज़ होते हैं और प्लॉइंग के लिए यूज़ होते हैं, लोड कैरिंग के लिए। वो हो गए मालवी, नगोरी एंड हालिकर। ये 3 ब्रीड्स हैं, ठीक है, मालवी, नगोरी, हालिकर, दीज आर ड्रॉट ब्रीड्स। उसके बाद ड्यूअल पर्पस। ड्यूअल पर्पस का मतलब कि उनसे आपको दूध भी मिलेगा, वो मेहनत भी करेंगे आपके लिए और बुलक कार्ट्स भी चलाएंगे। तो ये हो गए ओंगोल, थरपारकर एंड कंकरेज। इनके नाम ज़रूर याद रख लेना, ये नेम्स आते हैं एग्जाम में। फीमेल्स जो हैं वो दूध देती हैं और मेल्स को ड्रॉट वर्क के लिए यूज़ करते हैं, तो ये ड्यूअल पर्पस ब्रीड हो गए। तो ये 3 मेन हो गए आपकी कैटेगरी काउज की। इसके बाद मिल्च काउज भी 3 तरह की हैं। मिल्च काउज का मतलब क्या हो गया, दूध देने वाली गाय जो है वो भी इंडिया में 3 तरह की हो गई। सबसे पहली जो है दैट इज आर इंडिजिनस इंडियन ब्रीड्स। इंडिजिनस जहाँ भी यूज़ होता है वर्ड, इंडिजिनस का मतलब होता है लोकल, मतलब यहाँ पे हमने इंडियन लिख दिया लेकिन हर जगह इंडियन नहीं होगा। जैसे मैं आप अपनी किसी स्टेट में रह रही हूँ तो वहाँ की जो लोकल चीज़ें होंगी उनको मैं बोलूँगी कि इंडिजिनस है, मीन्स लोकल टू दैट पर्टिकुलर रीजन। तो इंडिजिनस ब्रीड्स जो हैं, जो कि मतलब हमारी प्योर इंडियन ब्रीड हैं, सालों से हमारे यहाँ ब्रीड्स आप लोग समझते हैं कि एक सेम टाइप ऑफ एनिमल, मतलब जो जनरेशन्स होती हैं एनिमल्स की, अगर हम 10 जनरेशन पहले भी जाएं तो वो इंडियंस ही हैं। सारे एनिमल्स इंडिया के ही हैं, इंडियन एनवायरनमेंट में ही पल बढ़ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं
उनको सारी ब्रीड्स को हम इंडियन ब्रीड बोलते हैं, इंडिजिनस ब्रीड्स बोलते हैं, लोकल ब्रीड होती है। लोकल ब्रीड का सबसे ज़्यादा फ़ायदा, सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो क्या होता है कि दे आर अकस्टम्ड टू द लोकल एनवायरनमेंट। एक्लेमेटाइजेशन वर्ड आपने शायद सुना होगा कि हम किसी पर्टिकुलर, अगर हमें, जैसे हम सपोज आई एम लिविंग इन हिली एरियाज़ या ऐसे एरियाज़ में रह रही हूँ जहाँ पे कि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर मुझे प्लेन्स में भेज देंगे जहाँ पे गर्मी बहुत होती है तो मुझे दिक्कत होगी, क्योंकि मेरी फिजियोलॉजी ऐसी है कि सालों से मैं अगर किसी कोल्ड क्लाइमेट में रह रही हूँ तो आई विल नॉट बी अकस्टम्ड टू बी लिविंग इन अ हॉट क्लाइमेट। तो मुझे कुछ टाइम लग जाएगा वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करने में, एक्लेमेटाइज होने में। तो मेरी जो वर्किंग कैपेसिटी है, ये वर्किंग एफिशिएंसी है, वो अफेक्ट होगी, नेगेटिवली अफेक्ट होगी, क्योंकि मेरी काफ़ी सारी एनर्जी अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट करने में लग जाएगी। उसको हम बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन, कि अपने आप को कहीं किसी दूसरे एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना। तो सेम विद एनिमल्स ऑल्सो, एनिमल्स भी जिस एरिया के हैं, जहाँ के लोकल होते हैं, वहाँ पे वो कंफर्टेबल होते हैं, वहाँ पे वो अपना बेस्ट प्रोडक्शन देते हैं। अगर आपको उनका रीजन चेंज कर दोगे, उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ड्रास्टिकली ऑल्टर कर देंगे, तो दे विल नॉट बी गिविंग यू देयर अल्टीमेट, जो उनका बेस्ट पोटेंशियल है, उतनी यील्ड वो आपको नहीं दे पाएंगे, बेस्ट अपना नहीं दे पाएंगे। तो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, हम लोगों के लिए, सबके लिए सेम चीज़ है। तो इंडिजिनस ब्रीड्स जो हैं, उनकी सबसे बड़ी फ़ायदा क्या हो गया, आपको समझ में आ गया? उनकी सबसे बड़ी जो बेनिफिट है हम लोगों के लिए वो ये है कि वो लोकल कंडीशंस में एक्लेमेटाइज होती हैं। तो एक तो आपको रिज़ल्ट अच्छे देंगी, जैसे अगर वो हम बात करें कि दूध दे रहे हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग है, तो बहुत अच्छा दूध देंगी, काफ़ी सारा दूध देंगी और क्वालिटी अच्छी होगी, और उन्हें हम बीमार नहीं होंगे, उस क्लाइमेट में एडजस्टेड हैं, तो दे विल नॉट फॉल सिक वेरी ऑफन। तो इंडिजिनस ब्रीड्स के एग्जाम्पल हो गए रेड सिंधी, साहिवाल, गिर, ये तीनों इंडिजिनस ब्रीड्स हैं, मीन्स प्योर इंडियन ब्रीड है। इसके बाद दूसरी ब्रीड जो आती है, दे आर दी एग्जॉटिक फॉरेन ब्रीड्स ऑफ काउज। एग्जॉटिक का मतलब जो कि दूसरी कंट्री से आते हैं, विच आर वेरी नॉवल टू अस। नॉवल वर्ड आपने सुना, NOVEL, नॉवल मीन्स न्यू। तो जो हमारे लिए बहुत नए हों, नॉवल हों, दे आर दी एग्जॉटिक ब्रीड्स, जो बाहर की कंट्री से आए हैं, किसी फॉरेन लैंड से आए हैं। एग्जाम्पल जर्सी, जर्सी गाय बहुत फेमस काउज हैं। दैन होल्स्टीन फ्रीजियन एंड ब्राउन स्विस, ये और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये तीन जो मेन जो कैटेगरी है काउस की, या जो ब्रीड है, ये सबसे ज़्यादा इंडिया में यूज़ होती है। जर्सी गाय का दूध शायद आप में से किसी ने पिया हो। आजकल जर्सी हम इंडिया में यूज़ नहीं करें, जर्सी और उसका हम मिक्स ब्रीड यूज़ करते हैं। हम जब छोटे थे, मैं जब छोटी थी, तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, उस समय जर्सी इंट्रोड्यूस हुई थी, एंड आई हैव बीन टोल्ड दैट आई हैव बीन फेड ऑन जर्सी काउज मिल्क, इट इज़ वेरी हेल्दी। तो ये इंग्लैंड की काउ थी, होल्स्टीन फ्रीजियन हॉलैंड की है, ब्राउन स्विस स्विट्ज़रलैंड की है। तो ये सारी एग्जॉटिक काउस को हम इंडिया में लाए और वहाँ पे हमने इंडिया में इनका प्रोडक्शन स्टार्ट किया, तो उससे इंडिया की जो मिल्क यील्ड थी वो थोड़ी सी बेटर हो गई। लेकिन इन काउस के साथ प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि देखो आप देख रहे हो कि इंग्लैंड, हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ये सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, और कोल्ड क्लाइमेटिक, इनका जो क्लाइमेट है वो नॉर्मली कोल्ड वाली कंट्रीज़ हैं, ठंड रहती है यहाँ पे मैक्सिमम टाइम ऑफ द ईयर। तो इन ब्रीड्स को इंडिया में एडजस्ट होने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। दे वर वेरी गुड, बट बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। आप देखो होल्स्टीन फ्रीजियन का दे रखा है कि इट प्रोड्यूसेस एन एवरेज ऑफ 10 to 12 लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे। हेल्दी काउज है, ये आपको फोटो दे रखी है, एंड दे आर ह्यूज काउज। तो फिर हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, भाई ये काउज तो हम कब तक लाके एग्जॉटिक काउज को लाते रहेंगे दूसरी कंट्री से और यहाँ पे ब्रीड करते रहेंगे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। आप किसी एनवायरनमेंट में रख सकते हो, किसी अच्छी सी डेयरी में रख सकते हो, लेकिन हर गांव में, विलेज में तो ऐसे नहीं पहुंचा सकते ना काउज को। तो उसके लिए फिर क्या किया गया, हमारे साइंटिस्ट ने क्रॉस ब्रीड्स डेवलप की। क्रॉस ब्रीड्स मतलब इंडियन और जो एग्जॉटिक ब्रीड्स थी उनका स्पर्म और ओवम मिक्स करके नई ब्रीड्स बनाई गई, एंड दे आर दी क्रॉस ब्रीड्स ऑफ काउज, जिसको कि हम आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है अब। They are the improved breeds of cows. They are developed by cross breeding indigenous breeds with exotic breeds. ठीक है, यूजुअली होता है कि एग्जाम्पल है करन फ्राइज। ओके, मैं थोड़ा सा और बताती हूँ इसके बारे में। करन फ्राइज जो है दैट इज़ द क्रॉस ब्रीड ऑफ थरपारकर, इंडिजिनस हो गई, एंड होल्स्टीन फ्रीजियन ये हमारी एग्जॉटिक ब्रीड है। इन दोनों की इंटरब्रीडिंग कराई तो यू विल गेट करन फ्राइज जो हमारी लोकल। इसमें क्या होगा, इसमें जो एग्जॉटिक ब्रीड है
उसकी भी क्वालिटीज़ आ गई, मतलब मिल्क यील्ड बहुत अच्छी है, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है काऊ की। और यहाँ की जो इंडिजिनस क्वालिटीज़ वो क्या आ गई कि यहाँ के एनवायरनमेंट में वो बहुत अच्छे से एक्लिमेटाइज्ड है और सर्वाइव कर सकती है, यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसमें रह सकती है। तो जो इनबिल्ट एक इम्यूनिटी होती है ना, एक आपकी जो लोकल होता है वो उस एरिया से बहुत वेल एडजस्टेड होता है, बहुत ईजिली सर्वाइव कर जाता है, तो वो इन काउज में है। एंड इनका जो एवरेज प्रोडक्शन है वो एग्जॉटिक काउज से बेटर है, ठीक है। 12 to 15 लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे प्रोड्यूस कर रही हैं ये काउज। देन फ्रीजवाल इज़ अ क्रॉस ब्रीड ऑफ, और भी बहुत सारी क्रॉस ब्रीड है, सिर्फ ये 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। साहिवाल इंडिजिनस है हमारी, और होस्टिन फ्रीजियन जो कि एग्जॉटिक ब्रीड है उसकी क्रॉस ब्रीड है फ्रीजवाल। तो आपको ये सारे एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे, लिख के याद कर लीजिएगा, बिकॉज दे विल बी आस्क्ड इन एग्जाम। एक ना एक तो इसमें से आएगा ही आएगा, उस एक के लिए आपको याद तो सारे करने पड़ेंगे, ठीक है। सो दीज आर दी इम्प्रूव्ड ब्रीड्स। क्रॉस ब्रीड सबसे अच्छी होती हैं। ये आपको ये पूछ सकते हैं कि वाई आर द क्रॉस ब्रीड्स द बेस्ट चॉइस। बेस्ट चॉइस इसलिए हैं क्योंकि उनमें दोनों की क्वालिटी आ गई, ठीक है। नाइस ह्यूज मिल्क प्रोड्यूसिंग क्वालिटी ऑफ द एग्जॉटिक काउज, एंड जो सस्टेनेबल क्वालिटी है वो आ गई हमारी इंडियन काउज की। ओके, देन ब्रीड्स ऑफ बफेलोज। बफेलोज की ब्रीड करें तो इनकी भी बहुत सारी ब्रीड हैं बफेलोज की इंडिया में। सबसे पहली जो मोस्ट कॉमन है मुर्रा जो है दैट इज़ द ओरिजिनल ब्रीड ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, वहाँ की लोकल है ये, हरियाणा पंजाब की। इसकी मिल्क यील्ड है 1800 to 2500 लीटर्स मिल्क एक साल में देती है। एवरेज एनुअल यील्ड है ये, मतलब कि क्योंकि ना एवरेज एनुअल यील्ड का मतलब हो गया कि एक बफेलो की बात करें या काऊ की बात करें तो ईयर में ना उसका एक रिप्रोडक्टिव फेज भी होता है, तो उस सब चीज़ों से उसकी मिल्क यील्ड अफेक्ट होती रहती है। वो रेगुलर एक रेट पे दूध नहीं देती है पूरे साल। तो एवरेज मिल्क यील्ड जो दैट इज़ 1800 to 2500 लीटर्स मिल्क पर ईयर। दैट अमाउंट्स टू आई बिलीव 5 to 6 लीटर्स पर डे। ओके, देन महसाना जो है ये गुजरात की है ओरिजिनल ब्रीड। इसकी एवरेज एनुअल मिल्क यील्ड होगी 1200 to 2500 लीटर्स पर ईयर। सुरती जो है ये भी गुजरात की है, ओरिजिनल ब्रीड ऑफ कायरा एंड वडोदरा, ये भी गुजरात की है। इसकी एवरेज मिल्क यील्ड है 1600 to 1800 लीटर्स। अब जो मिल्क होता है बफलोज का दैट इज़ मच रिचर इन फैट एज कम्पेयर टू द milk of cows, as I had told you earlier also. So it is rich in fats, vitamins, proteins and calcium. Amount of nutrients differ in the milk of different breeds. जो डिफरेंट ब्रीड्स हैं उनके अमाउंट में उनके मिल्क में किस न्यूट्रिएंट की कितनी क्वांटिटी है वो डिफ़र करती है ब्रीड्स के हिसाब से। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, आप कितनी भी अच्छी ब्रीड लाके अपने घर में रख लीजिए, लेकिन अगर आप उसको नरिशमेंट नहीं देंगे, प्रॉपर डाइट नहीं देंगे, तो उसकी मिल्क की क्वालिटी ऑब्वियसली डिटीरियोरेट हो जाएगी। क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही डिटीरियोरेट हो जाएंगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मिल्क प्रोडक्शन जो है दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी क्वालिटी ऑफ फीड बीइंग गिवन टू द कैटल, कि कौन सा आप फीड दे रहे हैं कैटल को। कैटल का फीड भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका यही है, फीड ऑफ कैटल, कि आप क्या क्या फीड कर रहे हैं, उसको खाने में क्या दे रहे हैं, उसको हम क्या क्या देते हैं। जिसके घर में गाय भैंस होंगी, जिस बच्चे ने देखा होगा उसको थोड़ा सा आइडिया होगा, बाकियों का आइडिया नहीं होगा। एक्चुअली हम 2 तरह का फीड देते हैं कैटल को, एक रफेज और एक कॉन्सेंट्रेट्स। मतलब एक तो सिंपल जिसे हम कहते हैं ना चारा, भूसा या ग्रीन हे दिया जाता है ताकि वो फाइबर देते, वो फाइबर हो गया। दूसरा जो कॉन्सेंट्रेट्स देते हैं दैट इज़ प्रोटीन रिच, मतलब प्रोटीन भी देते हैं हम और उसको कार्बोहाइड्रेट भी दे रहे हैं ताकि उसका जो डाइट है वो बैलेंस रहे, वो अच्छा मिल्क हमें दे। सो द फीड ऑफ कैटल मस्ट हैव ऑल द नेसेसरी कंपोनेंट्स, मतलब उसमें सारे मिनरल्स होने चाहिए, वाइटामिन होने चाहिए, बाकी जो हमारे फूड कंपोनेंट्स होते हैं क्या क्या बताए थे मैंने आपको, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स, वाटर एंड रफेज। आजकल रफेज को भी इंक्लूड करते हैं, ये 9th क्लास में भी है आपके ये सारी चीज़ें, ठीक है, ध्यान रखना, मैं बार बार आपको ये बता रही हूँ। So these are all required for the proper growth, development and maintenance of the cattle. Requirement of feed, हाँ एक और बड़ा important point है कि जो फीड है वो आप कितना दे रहे हो अपनी कैटल को, वो इस पे भी डिपेंड करता है कि कैटल की एज क्या है,
उसके ग्रोथ क्या है, आप उससे कितना काम ले रहे हो, कितना दूध वो दे रही है, उसके हिसाब से भी उसका फीड कैलकुलेट होता है। जो लोग एनिमल्स को रेयर करते हैं उनको ये थोड़ा सा आइडिया होता है, नहीं तो गांव में भी, हर विलेज में भी इंडियन गवर्नमेंट बहुत काम किया, इंडियन गवर्नमेंट ने। और विलेज में भी ना दे हैव हेल्पर्स, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी सेमिनार्स होती हैं विलेजेस में जाके। कुछ इनको क्या बोलते हैं, मुझे वो वर्ड ध्यान नहीं आ रहा है, सेमिनार ही ध्यान आ रहा है मुझे वर्ड, लेकिन वर्कशॉप टाइप ना सेटअप करते हैं वो जाके साइंटिस्ट, एंड दे इनवाइट ऑल द विलेजर्स देयर, ऑब्वियसली इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो विलेजर्स को वहाँ पे ना गाइड करते हैं कि आप अपनी कैटल को क्या क्या फीड करें, आपको क्या ज़रूरत हो, बीमारी हो तो कैसे करें, वो सारी चीज़ें उनको दी जाती हैं, बताई जाती हैं। और बहुत सारी फ्री वैक्सीनेशन होती है कैटल की उन कैंप्स में। जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए कैंप लगते हैं ना, ऐसे कैटल के लिए भी लगते हैं, जानवरों के लिए भी लगाते हैं, गवर्नमेंट करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। एक्चुअली माई फादर इज़ अ वेटरनेरियन, तो इसलिए मुझे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा आइडिया, मैंने बहुत क्लोज से देखा है ये सब। एंड ही डजंट प्रैक्टिस, वो रिसर्च ही किया उन्होंने। तो अभी जो हम डेयरी की बात करें तो आई हैव सीन ऑल दीज थिंग्स वेरी क्लोजली। ओके, सो रिक्वायरमेंट ऑफ फीड डिपेंड्स ऑन द एज, ग्रोथ एंड नेचर ऑफ वर्क ऑफ द कैटल, क्या काम करें उसके हिसाब से फीड है। अब दो तरह के हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, रफेज एंड कॉन्सेंट्रेट। रफेज क्या है? इट इज़ अ कोर्स फीड, मतलब कि रफ फीड है, ये कोर्स फीड है, जिसमें कि हम भूसा दे रहे हैं, चारा दे रहे हैं, फाइबर दे रहे हैं अपनी कैटल को, जिसमें कि न्यूट्रिएंट कंटेंट कम है लेकिन फाइबर कंटेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो रफेज क्या हो गया? इट इज़ अ कोर्स फाइब्रस सब्सटेंस विद लो न्यूट्रिएंट कंटेंट। हमें भी अपनी डाइट में रफेज लेना चाहिए जिससे कि हमारी इंटेस्टाइन की हेल्थ अच्छी रहती है, इसीलिए ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, सैलड, ये सारी रफेज होते हैं। द मेन सोर्स ऑफ रफेज फॉर कैटल फीड इज हे, स्ट्रॉ ऑफ सीरियल्स, मतलब गेहूं और चावल की जो चारा होता है ना, जो वो जो हे होता है, जो सूखा उसको बोलते हैं, जो ड्राई हो जाते हैं ना लीव्स, उनको। देन ग्रीन फॉडर, मतलब हरा चारा भी देते हैं, साइलेज, लेग्यूम्स देते हैं लाइक बर्सीम, लूसर्न एंड काउपी। ये सारी जो हैं ये क्या बोलूँ आपको, ये फॉडर के लिए ही ग्रो की जाती हैं। ठीक है, देन कॉन्सेंट्रेट्स, रफेज हो गया, उसके बाद कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट्स आर रिच इन वन और मोर न्यूट्रिएंट्स। कॉन्सेंट्रेट्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, और न्यूट्रिएंट क्या होते हैं उसमें? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स, एंड फाइबर बहुत कम होता है इनमें। और जो कॉन्सेंट्रेट के मेन सोर्स हैं वो क्या हैं? ग्रेन्स ऑफ बाजरा, मेज एंड बार्ली, मेज, बार्ली और बाजरा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में रिच हैं। फिर लेग्यूम सीड्स देते हैं जो कि प्रोटीन रिच होते हैं। उसके अलावा ऑयल केक्स दिए जाते हैं, ब्रांड केक दिया जाता है, ऑयल सीड्स दिए जाते हैं लाइक कॉटन सीड्स। ऑयल केक्स मतलब कि जब ऑयल केक क्या होता है? मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट, सरसों का तेल निकाल लिया, मूंगफली का तेल निकाल लिया, उसके बाद जो उनके जो रिमेन्स बच जाता है ना, जो ड्राइड स्टफ बचता है जिसमें से तेल निकाला है, उसको हम ऑयल केक बोलते हैं। तो उसको प्रेस करके काउस को खिलाया जाता है क्योंकि उसमें भी बहुत सारा ऑयल होता है। देन राइस ब्रान, व्हीट ब्रान, मोलासेस। ब्रान क्या होता है? राइस ब्रान समझते हो आप? धान जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, चावल के ऊपर जो ब्राउन कलर की जो कवरिंग होती है ना चावल के दाने के ऊपर, धान बोलते हैं इसको, दैट इज़ राइस ब्रान। ऐसे व्हीट के ऊपर होती है, दैट इज़ व्हीट ब्रान। मोलासेस जो शुगर, और जब हम शुगर केन और शुगर बीट से, बीट रूट से जब शुगर बनाते हैं तो उसका जो वेस्ट बच जाता है, या जो वो इन्फीरियर क्वालिटी का गुड़ होता है जो, वो भी कैटल को दिया जाता है जस्ट टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ मिल्क। तो दिस वाज ऑल अबाउट फीड ऑफ कैटल। नाउ डिजीजेज ऑफ कैटल। भाई कैटल तो वो भी तो जानवर हैं, अलाइव हैं, तो वो बीमार भी पड़ती हैं। तो उनकी जो डिजीजेज हैं वो वायरल और बैक्टीरियल दोनों होती हैं, और भी डिजीजेज होती हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपकी बुक में वायरल और बैक्टीरियल ही दे रखे हैं, तो वो देख लेते हैं हम। इनके भी डिजीज के नाम याद रख लेना, कौन सी वायरल है, कौन सी बैक्टीरियल है, और एक दो सिम्टम्स। सबसे पहले है फुट एंड माउथ डिजीज, वायरल है। फुट एंड माउथ, फुट और माउथ में प्रॉब्लम होगी, क्या होंगे? छाले पड़ जाते हैं। ब्लिस्टर्स ऑन फीट एंड माउथ, एक्सेसिव सलाइवेशन, सोरनेस ऑफ माउथ, रिड्यूस्ड एपेटाइट, शिवरिंग विद हाई बॉडी टेम्परेचर। यूजुअली कोई भी एनिमल जब सिक होता है तो इट लूजेस इट्स एपेटाइट, मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है, भूख मर जाती है, जैसे हम लोगों में होता है सेम। काउपॉक्स वायरल डिजीज है, अगेन हाई फीवर, अपीयरेंस ऑफ स्मॉल नोड्यूल्स ऑल ओवर द बॉडी, जैसे पॉक्स में होता है ह्यूमन बींग्स में,
ऐसे ही काउज में। एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स बैक्टीरियल डिजीज है, इसमें हाई फीवर, स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट, स्पेशली द नेक रीजन। जो काउज होती है, जो कैटल होती है, उनका नेक रीजन बहुत स्वेलअप हो जाता है, दैट इज ड्यू टू एंथ्रैक्स इन्फेक्शन। रिंडरपेस्ट, कैटल का प्लेग, अगेन एन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंड इसमें भी हाई फीवर है, एक्सेसिव सलाइवेशन, रेडनेस ऑफ आइज एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। देन सैल्मोनेलिसिस, ये बैक्टीरियल डिजीज है, फीवर, डायरिया विद ब्लड क्लॉट्स, मीन सीवियर डायरिया, वाटरी स्टूल पास आउट होते हैं और उसमें ब्लड भी जाता है। देन सिम्टम्स क्या है सिक कैटल के, आप कैसे देख के बता सकते हो कि हमारी कैटल बीमार है। फर्स्ट इज वही जो मैंने आपको बताया, दे स्टॉप फीडिंग एंड दे बिकम इनएक्टिव। जैसे हम लोग भी बीमार होते हैं तो भूख नहीं लगती ना, काम नहीं करते हैं, काम करने का मन नहीं करता। देन यील्ड ऑफ मिल्क, मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। लिप्स एंड ईयर्स ड्रूप, दे पास कलर्ड यूरिन एंड लूज डंग, दे फील हॉट एंड ओकेजनली शिवर ऑल्सो, गर्मी भी लगती है और शिवरिंग भी होती है एनिमल्स में। दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ सिक कैटल। एक बंदा देख के बता सकता है कि ये पर्टिकुलर कैटल जो है, ये पर्टिकुलर एनिमल इज सिक इफ द एनिमल इज शोइंग दीज सिम्टम्स। ग्रूमिंग एंड शेल्टर फॉर कैटल, अब कैटल को आप उसकी ग्रूमिंग कैसे करें, मतलब क्या हुआ कि उसकी साफ सफाई कैसे रखें, उनकी जो जहाँ पे आप रख रहे हैं अपनी कैटल को, वो कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, वहाँ सैनिटेशन कैसा होना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में बताया है। तो फर्स्ट इज दे शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड, है ना, ऐसा नहीं है कि उन पर गोबर चिपका हुआ है, मक्खी बैठ रही है, ऐसे नहीं, इससे तो बहुत इन्फेक्शन हो जाएगा। तो दे शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड। देन उनका शेल्टर अच्छा होना चाहिए। शेल्टर कैसा होना चाहिए, उसमें फीचर्स होने चाहिए स्पेशल कुछ, कि इट शुड बी क्लीन, ड्राई एंड वेल वेंटिलेटेड, सूखा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, और एरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। देन फ्लोर जो है ना वो स्लोपिंग होना चाहिए। जैसे होता कैसे, यूजुअली मैं आपको दिखाऊं तो जो नॉर्मली होता है कि जैसे सपोज ये एक शेड है, एक शेड में काफ़ी सारी काउस को रखते हैं। सपोज ये शेड है, ये ऊपर से कवर्ड होता है, ऐसे बड़े बड़े शेड्स होते हैं, काफ़ी कवर्ड होता है, और साइड से ना वॉल्स नहीं होती, साइड से पूरा खुला होता है ताकि हवा आ सके, धूप आ सके कैटल के लिए। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पे ना मेटल के बैरिकेडिंग होती हैं। जैसे सपोज मैं ये बना रही हूँ कि 4 इसमें काउज या 4 बफेलोज रह सकती हैं, तो मेटल की बैरिकेडिंग होती है। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना उनका फीडिंग ट्रॉफ होती है, इस जगह पे उनको दाना या चारा जो भी डालना है, फॉडर और ग्रेन्स, वो सब डाला जाता है। एंड दे आर टाइड, ऑफ कोर्स टाइड होते हैं वो चेन से। एनिमल यहाँ पे रहता है, जैसे एक एनिमल हो गया, ये दूसरा एनिमल हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ठीक है। ये सिर्फ बैरिकेडिंग है, पाइप्स के थ्रू होती है, बाकी ऊपर से सारा ओपन है, ये सिर्फ शेड है, ऊपर से कवर्ड है, बाकी ओपन है। तो ये क्या होता है कि अब जैसे यहाँ पे ये है, अब एक एनिमल को इतना एरिया मिला हुआ है कि इस पूरे I'll use a different color, हाँ, ये पूरा एरिया मिला हुआ है कि इस पूरे एरिया में ये एनिमल, पर्टिकुलर एनिमल मूव कर सकता है। तो काफ़ी सारा एरिया देते हैं, प्रॉपर फार्म्स की बात कर रही हूँ मैं, काफ़ी सारे एरिया देते हैं। यहाँ पे इनका पानी और ये फूड का अरेंजमेंट हो गया, और दे आर टाइड, चेन से टाइड होते हैं ताकि अपने लिमिटेड एरिया में ही मूव कर सकते हैं। इसके बाद बाहर इनको एक्सरसाइज के लिए ले जाते हैं ताकि उनके लिम्स जो हैं वो एजाइल रहें, मूव कर सकें वो। तो यहाँ पे होता क्या है, ये क्या बात कर रहे हैं कि फ्लोर जो है वो स्लोपिंग होना चाहिए, मतलब यहाँ से फ्लोर जो है वो थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए, और जब हम पीछे की तरह आ रहे हैं तो वो नीचे की तरफ होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसे हो। जहाँ पे उनका फीडिंग ग्राउंड है वो थोड़ा ऊंचा हो, बाकी का फ्लोर नीचे की तरफ हो। यहाँ पे क्या होता है, एंड में यहाँ पे ना ग्रूव्स काट देते हैं, मतलब नाली सी बना देते हैं। तो अगर यहाँ से पूरे इसको शेड को धो के लाएंगे पानी, तो ऑब्वियसली पानी की जो डायरेक्शन है ना, ये अपने आप यहाँ पे बह के इकट्ठा हो जाएगा, मतलब वाटर लॉगिंग नहीं होगी कहाँ पे। तो ये स्लोप्स बना देते हैं इस डायरेक्शन में, ताकि जब सफाई करें तो पानी अपने आप इन ड्रेन्स में आता है और निकल जाता है, तो गंदगी नहीं होती है, सफाई करना आसान हो जाता है। अदरवाइज जो क्लीनर्स हैं उनको भी बड़ी दिक्कत होगी, है ना। तो द फ्लोर ऑफ कैटल, ये एक रिक्वायरमेंट है कैटल शेड की, कि जो फ्लोर है उसका वो कैसा होना चाहिए, स्लोपिंग होना चाहिए, ताकि हम आसानी से सफाई कर सकें। देन फीडिंग ट्रॉफ होनी चाहिए इन द शेल्टर, जो मैंने आपको बताया ये सारी क्या है, फीडिंग ट्रॉफ्स हैं। इट शुड हैव एडिक्वेट सनलाइट ड्यूरिंग द डे, सनलाइट आती है चारों तरफ से। देन एक और चीज़ उसमें क्या होनी चाहिए कि एरेशन अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे दे रखा है प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड डिस्पोजल ऑफ डंग एंड यूरिन।
ये स्लोप जो है उसकी वजह से डंग एंड यूरिन का डिस्पोजल आसान हो जाता है और क्लीनिंग भी आसान हो जाती है. शेल्टर्स शुड बी लोकेटेड फार अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज. जो फार्म्स होते हैं ना सारे, जहाँ पे कि हम एक्सेसिव या एक बड़े लेवल पे, लार्ज लेवल पे एनिमल्स को रेयर करते हैं, दे आर यूजुअली अवे फ्रॉम द सिटीज़. एक तो ये होता है कि एनिमल्स को डिस्टर्बेंस नहीं होती है, जो सिटी की नॉइजेज होती हैं व्हीकल की या वो सब. और दूसरा ये जो इनको बहुत सारी ग्रीनरी चाहिए एनिमल्स को, तो बाहर रखते हैं. दूसरा, एनिमल्स भी ना बहुत सारी मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, ऐसी गैसेस प्रोड्यूस करते हैं विच आर नॉट गुड फॉर अस ऑल्सो. तो वो खुले एनवायरनमेंट में ज़्यादा अच्छा रहता है, अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज. सो नाउ अब देखो, जो मैं बात कर रही थी वाइट रेवोल्यूशन की, वाइट रेवोल्यूशन का थोड़ा सा आपके बुक में दे रखा है. द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स यूजिंग मॉडर्न मेथड्स ऑफ डेयरी फार्मिंग लाइक क्रॉस ब्रीडिंग इज कॉल्ड वाइट रेवोल्यूशन. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड. आपने देखा होगा कि ऐसे ड्रॉप बनी रहती है ना, दिस इज ऑपरेशन फ्लड. ठीक है, मिल्क के पैकेट्स पे बनी रहती है, मदर डेयरी के पैकेट्स पे. दिस इज ऑपरेशन फ्लड. दिस रेफर्स टू मिल्क नॉट वाटर. ठीक है, वाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं. यहाँ पे वर्गीज कुरियन का नाम आप याद कर लो. वर्गीज कुरियन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वाइट रेवोल्यूशन. एडवांटेजेस क्या है? इट हैज़ मेड आवर कंट्री द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. इट हैज़ इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रूरल पीपल. जब हम इतना अच्छे से मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं अपना, तो इकोनॉमिक कंडीशन रूरल, जो हमारे गांव वाले थे लोग जो कि मिल्क पे डिपेंडेंट थे, उनको ढंग से उनको सही प्राइसेस नहीं मिलते थे, या आप ये कहिए कि उनका मिल्क पहुंच नहीं पाता था, सिटीज़ तक ख़राब हो जाता था, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो गई बिकॉज ऑफ दिस रेवोल्यूशन. इट हैज़ एलिमिनेटेड मैल प्रैक्टिसेस बाय मिल्क ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स. जो बीच के लोग थे जो कि उनसे सस्ते में दूध खरीद के शहर में जाके महंगा बेचते थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, एलिमिनेट हो गई. इट हैज़ रिड्यूस द प्राइस ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फॉर बायर्स. अच्छा, मिल्क का भी रीजनेबल प्राइस बायर्स के लिए भी हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक रीजनेबल प्राइस पे सबको मिल जाता है. ओके, सो दिस वॉज ऑल. देन द एक्सरसाइज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिजिनस ब्रीड ऑफ मिल्च काउ. काउ की कौन सी वाली इंडिजिनस ब्रीड नहीं है मिल्च काउ की? मिल्च काउ क्या होती है? जो कि दूध देने वाली गाय होती है, उसको हम मिल्च काउ बोलते हैं. रेड सिंधी है, साहिवाल है, गिर भी है. तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी जर्सी. जर्सी इज नॉट एन इंडिजिनस ब्रीड, इट इज एन एक्सोटिक ब्रीड. जर्सी एक्सोटिक ब्रीड है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रॉस ब्रीड. क्रॉस ब्रीड कौन सी नहीं है? ब्राउन स्विस नहीं है. फर्स्ट ऑप्शन ही आपका हो गया है ना. करन स्विस और फ्रीजवाल दोनों ही क्रॉस ब्रीड है. ब्राउन स्विस इज एक्सोटिक ब्रीड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन ब्रीड ऑफ बफलो फाउंड इन गुजरात. गुजरात में कौन कौन सी होती हैं? मुर्रा तो देखो पंजाब हरियाणा साइड होती है. मेहसाना और सुरती दोनों गुजरात की हैं, तो हमारा जो डी वाला ऑप्शन है बोथ बी एंड सी, ये करेक्ट हो जाएगा. कैटल फीड कंटेन्स. कैटल फीड में क्या क्या होना चाहिए? रफेज भी होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट भी होना चाहिए. तो ऑप्शंस देख लीजिए, रफेज, कॉन्सेंट्रेट्स, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज. बोथ ऑफ दीज वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया. In which of the following bacterial disease of cattle does an animal gets swelling on body parts, especially in the neck region? अभी हमने डिस्कस किया था कौन सी बीमारी है. एंथ्रैक्स जो है बैक्टीरियल डिजीज है, जिसमें कि काउस का नेक रीजन जो है वो स्वेलअप हो जाता है. तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन इज बी. ओके, व्हेन कैटल बिकम सिक, दे, जब वो बीमार होती हैं तो वो क्या करती हैं? दे स्टॉप फीडिंग एंड बिकम इनएक्टिव. दे गिव लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क. दे पास नॉर्मल यूरिन. बोथ ए एंड बी. सो नो, द ऑप्शन ए, दे स्टॉप फीडिंग एंड दे बिकम इनएक्टिव, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. बाकी सब तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, आपको ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. ओके, नेक्स्ट इज एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड फॉर ह्यूमन यूज आर कॉल्ड. जिनको हम अपने यूज़ के लिए डोमेस्टिकेट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्टॉक बोलते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं. उनको हम बोलते हैं लाइफ स्टॉक. यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना. डोमेस्टिक एनिमल्स वो होंगे जिनको कि आप कंपेनियनशिप के लिए रख रहे हैं, पेट्स जिनको हम बोल रहे हैं. ठीक है, लाइफ स्टॉक जो है वो डोमेस्टिकेटेड हमारे यूज़ के लिए जो है वो लाइफ स्टॉक है. The branch of biology that deals with feeding, shelter, health and breeding of domestic animals is called animal husbandry. इसको हम बोलते हैं animal husbandry. स्पेलिंग सही लिखना, ठीक है. The large scale production of milk and its products using modern methods of dairy farming is called the white revolution or green revolution. Obviously it is white revolution. dairy products से concerned है, milk से concerned है, तो कौन सा होगा? milk का कलर क्या होता है? white. ग्रीन रेवोल्यूशन प्लांट से कंसर्न है.
क्योंकि प्लांट्स का कलर क्या होता है, ग्रीन, ठीक है। वीट से स्पेशली, वीट के प्रोडक्शन से रिलेटेड है ग्रीन रेवोल्यूशन, और जो हमारा मिल्क प्रोडक्शन है दिस इज वाइट रेवोल्यूशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक, अब मेरे ख्याल से 2 या 3 टॉपिक्स और, लेक्चर्स और, फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। और आई एम श्योर आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो डू लेट मी नो, आई ट्राई डेफिनेटली ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स। और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो डू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर करिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑल्सो। टेक केयर एंड स्टडी वेल।